अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुतालिक है। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है यानी डीएनए जिनसे बनता है, और वो न्यूक्लियोटाइड जो एज आ करेंसी एटीपी जिसको हम कहते हैं एज आ एनर्जी करेंसी के तौर पर न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों किस्म के न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये फास्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस पर मुश्तमिल होता है। तो फास्फेट ग्रुप में PO4 है और शुगर ग्रुप जो है इसमें ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड में पेंटोज जो होता है, पेंटोज एक, तो पेंटोज जिसमें 5 कार्बन होते हैं और ये पेंटोज का क्या है स्ट्रक्चर है। अब पेंटोज जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। पेंटोज और ये शुगर 2 किस्म के होते हैं। अगर इसमें कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन हो तो इसको राइबोज कहते हैं, और अगर पेंटोज में कार्बन नंबर 2 के साथ, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 के साथ अगर ऑक्सीजन ना हो तो इसको फिर डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। इस तरह नाइट्रोजनस बेसिस जो है, नाइट्रोजन बेसिस ये 2 ग्रुप में तकसीम किए गए हैं। एक को प्यूरिन कहते हैं और एक को पायरिमिडीन कहते हैं। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। प्यूरिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल रिंग पर मुश्तमिल होता है। एक रिंग में 6 मेंबर होते हैं, दूसरे रिंग में 5 मेंबर होते हैं, और दोनों में 1 3 7 9 पर 1 और 3 7 और 9 पर ये 4 नाइट्रोजन होते हैं इसमें। तो इसका फार्मूला है C5, 5 कार्बन है इसमें, H4 और N4, 4 नाइट्रोजन है, 4 इसमें हाइड्रोजन है। तो ये प्यूरिन का फार्मूला है। अब प्यूरिन में अगर कार्बन नंबर 6 पर अगर हम प्यूरिन में एमिनो ग्रुप दाखिल करें तो फिर ये प्यूरिन से एडेनिन बन जाता है। इसको एडेनिन कहते हैं। ये यानी कार्बन नंबर 6 पर हमने एमिनो ग्रुप इसमें शामिल किया तो ये एडेनिन में तब्दील हो जाता है। इस तरह अगर इसी प्यूरिन में अगर हम कार्बन नंबर 2 पर एमिनो ग्रुप, ये तीर के निशान याद आए हैं, कार्बन नंबर 2 है, इस पर एमिनो ग्रुप, और कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सो ग्रुप यानी ऑक्सीजन को, इसमें ये कार्बन नंबर 6 है, इसमें अगर ऑक्सीजन को अगर हम शामिल करें इसी प्यूरिन के मॉलिक्यूल में तो यही प्यूरिन का मॉलिक्यूल फिर गॉलिन बन जाता है, और इसका फार्मूला है C5H5N5 और O। इस तरह पायरिमिडीन की तरफ हम आते हैं। ये पायरिमिडीन की एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ एक ही रिंग पर मुश्तमिल है। इसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, और 2 इसमें नाइट्रोजन है। अगर इस तरह इसको हम नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 तो ये एक पैरामिडीन है। अब पैरामिडीन जो है, अगर पैरामिडीन के कार्बन नंबर 2 और नंबर 4 में हम डाईऑक्सो यानी अगर ऑक्सीजन वहां पर दाखिल करें 2 पर भी और 4 पर भी, ये 2 है ये 4 है, तो 2 पर ऑक्सीजन और 4 पर अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इससे यूरिसिल बन जाता है। इसको फिर वो यूरिसिल नाइट्रोजन वाला बेस इससे बन जाता है। इस तरह अगर ये यूरिसिल जब बन जाता है 2 और 4 के साथ ऑक्सीजन मिलाने से, तो अगर इसी यूरिसिल में कार्बन नंबर 5 में अगर हम मीथेन को क्या करें, दाखिल करें हाइड्रोजन की जगह मीथेन, 5 पर मीथेन को, तो इससे थायोमीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। ये अब थायोमीन का मॉलिक्यूल इससे बन गया। उसका फार्मूला है C5H6N2O2।
बाकी यूरिसिल की तरह होता है, लेकिन कार्बन नंबर 5 पर यहाँ पर मिथाइल होता है, मिथाइल। इसी तरह अगर इस यूरिसिल में हम कार्बन नंबर 4 पर, ये कार्बन नंबर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बजाय ऑक्सीजन को हटा दें और इसकी जगह यहाँ पर इम्यूनो ग्रुप शामिल किया जाए, तो फिर इससे साइटोसिन बन जाता है, इसको फिर वो साइटोसिन कहते हैं। तो इस तरह पैरामिडीन जो होता है, पैरामिडीन से 3 किस्म के नाइट्रोजनस बनते हैं। एक यूरिसिल है, यूरिसिल थायामीन है, और तीसरा है साइटोसिन। इस तरह यहाँ प्यूरिन से 2 बनते हैं, एक एडेनिन है और दूसरा जो है वो ग्वानिन है। अब हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये तकरीबन ये 5 जो नाइट्रोजनस, ये नाइट्रोजनस जो 5 बेसिस हैं, इन बेसिस में से अगर हम एक को पेंटोस के साथ यानी शुगर के साथ और इसके बाद इसको फास्फेट की इसमें शामिल करें, तो फिर इससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो इस बुनियाद पर, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं ये 5 होते हैं, तो 5 होने की वजह से इससे 5 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और इस तरह अगर ऑक्सी और डी ऑक्सी यानी राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज के लिहाज से फिर हम करें तो इसकी किस्में और भी बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यहाँ से नाइट्रोजनस से हम बेसिस से हम एडेनिन लेते हैं, यह एडेनिन है, एडेनिन लेते हैं, और यहाँ से हम राइबोज लेते हैं, शुगर से हम राइबोज लेते हैं। तो अगर ये राइबोज और एडेनिन आपस में मिल जाए तो इसको नाम दिया जाता है एडेनोसिन। तो इसको एडेनोसिन कहते हैं। जिस तरह न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, इस तरह ये भी ये क्या बन गया, जिसको एडेनोसिन कहते हैं। अब अगर इसी एडेनोसिन के साथ एक फास्फेट ग्रुप पर जो पहला फास्फेट ग्रुप इसके साथ शामिल किया जाता है, इसको अल्फा फास्फेट कहते हैं। तो अगर एक फास्फेट ग्रुप इसके साथ, ली लाइंस को देखें, एक फास्फेट ग्रुप इसके साथ शामिल किया जाए तो इसका नाम हो जाता है एडेनोसिन मोनोफास्फेट। मानो एक को कहते हैं, एक फास्फेट अगर शामिल किया जाए मोनोफास्फेट, इसको AMP लिखा जाता है। इस तरह अगर बीटा फास्फेट यानी दूसरा फास्फेट ग्रुप इस मॉलिक्यूल में आ जाए तो फिर इसका नाम बन जाता है एडेनोसिन डाइफास्फेट। अब इसमें 2 फास्फेट ग्रुप आ गए। इस तरह अगर हम तीसरा फास्फेट भी इसमें शामिल करें तो इसका नाम बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, इसका नाम बन जाता है ATP। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड दिया गया है, यहाँ पर 3 किस्म के न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। अगर एक फास्फेट ग्रुप इसमें हो तो फिर इसको AMP कहते हैं या इसको एडेनोसिन मोनोफास्फेट कहते हैं। अगर 2 फास्फोरस ग्रुप इसमें हो तो इसको एडेनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं, ADP मुख्तसर में इसको लिखा जाता है। अगर इसमें 3 क्या फास्फेट ग्रुप किसी न्यूक्लियोटाइड में मौजूद हो तो फिर ऐसे न्यूक्लियोटाइड का नाम है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट या इसको ATP भी कहते हैं, ये ATP कहते हैं। इस तरह ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, सारे ये न्यूक्लियोटाइड हैं। अब इसके बाद अगर हम ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड बना तो इसके भी 3 बनते हैं, GTP, GDP, GNP। और इसी तरह अगर हम यहाँ से साइटोसिन लें, साइटोसिन अगर इसकी जगह यहाँ पर साइटोसिन हम लाएं तो साइटोसिन की वजह से फिर इसका नाम भी तब्दील हो जाएगा, ये साइटिडीन बन जाएगा, साइटिडीन। और ये साइटिडीन मोनोफास्फेट और ये साइटिडीन डाइफास्फेट, ये साइटिडीन ट्राइफास्फेट फिर बन जाएगा CTP, CDP और CNP बन जाएगा। इस तरह अगर हम थायामीन वाला यहाँ पर इसके साथ टच करें तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम भी बदल जाता है,
तीन नाम, अगर इसके एक फास्फोरस हो तो दो फास्फोरस हो, तीन फास्फोरस हो, इसका नाम तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस अगर जब हम चेंज करेंगे तो इन न्यूक्लियोटाइड का नाम भी तब्दील होता जाएगा। चलो एक और की मिसाल हम यहाँ आते हैं। यहाँ से एडेनिन जो है इसको हटाते हैं, तो एडेनिन के हटाने से ये नाम भी तब्दील होगा, ये भी क्या होगा, तब्दील होगा, ये भी तब्दील होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, तब्दील होगा। इसी तरह ये जो है ये भी तब्दील होगा, और इसी तरह ये भी क्या होगा, तब्दील होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये साइटोसिन है। तो साइटोसिन में यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, और इस तरह यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। तो इसमें जो यहाँ पर डबल रिंग है, यहाँ पर भी क्या है, डबल रिंग पाया जाता है। यहाँ पर O है, O, और यहाँ पर क्या है, NH2 है, NH2। तो ये क्या है, नाम है इसका। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो इसी तरह ये क्या है, ये बन जाता है हमारे पास, ये साइटोसिन है। अब ये साइटोसिन जो है इस ये लिखा है साइटोसिन, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइटोसिन हम लिख देंगे। अब जब ये साइटोसिन और राइबोज जब अगर आपस इन दो मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसको कहते हैं साइटिडीन, साइटिडीन। तो ये साइटिडीन बन जाएगा। अब इसी साइटिडीन के साथ अगर हम एक फास्फोरस को शामिल करें तो ये फिर बन जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर दूसरा इसके साथ शामिल करें तो ये बन जाएगा साइटिडीन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। अगर इस तरह तीसरा भी शामिल करें तो ये साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। जब मोनोफॉस्फेट बन जाएगा तो इसके साथ अब हम सी लिखेंगे, CMP, ये CDP साइटिडीन डाइफॉस्फेट, और इसी तरह ये CTD साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। यानी CMP, CDP और CTP। तो अब देखें ये जो हमारे पास इस किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड बन गए सारे, और ये सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये क्या है, ये राइबोस पर मुश्तमिल हैं। यहाँ पर हमने राइबोस लिया है। तो वो न्यूक्लियोटाइड जो राइबोस शुगर पर मुश्तमिल होते हैं वो सारे ये जो हैं ये एज एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसमें एनर्जी स्टोर करने और एनर्जी मतलब एनर्जी लेने और एनर्जी खारिज करने की इसमें क्या होती है, सलाहियत होती है। ये एनर्जी किस तरह स्टोर करते हैं, इसके जो फास्फेट ग्रुप हैं, तो ये फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो टिल्ड बॉन्ड जो बनता है, ये टिल्ड बॉन्ड जो है ये बॉन्ड इसमें एनर्जी, और इसमें तकरीबन इसमें 7.3 कैलोरी पर मोल इसमें ये एनर्जी होती है, या तकरीबन 7300 कैलोरीज। ये बॉन्ड जब टूटता है तो इतनी एनर्जी इससे क्या होती है, खारिज होती है। तो ये इसमें ये सारे एनर्जी की करेंसियां हैं। और मैंने बताया कि वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें राइबोज का क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो राइबोज की मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, वो ये करेंसी के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा RNA भी इसी से बनता है, RNA भी इसी से बनता है। और लेकिन अगर यहाँ पर हम राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज
इसमें शामिल करें तो फिर इनसे जो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो न्यूक्लियोटाइड फिर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसका जो पॉलीमर बनता है जिसको हम डीएनए कहते हैं या न्यूक्लिक एसिड जो कहलाता है, वो फिर वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए के बेसिक या वहाँ पर जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो डीएनए के फिर मोनोमर कहलाते हैं। तो वो न्यूक्लियोटाइड देखिए सिर्फ अगर यहाँ पर राइबोज हो तो वो न्यूक्लियोटाइड एज ए एनर्जी इस्तेमाल होते हैं और आरएनए भी इसी से बनता है। लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड जो कि डीऑक्सीराइबोज पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, तो इनसे इसका जब पॉलीमर बनता है तो इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी इससे न्यूक्लिक एसिड बनता है और न्यूक्लिक एसिड से मुराद डीएनए है। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं यानी डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह इन न्यूक्लियोटाइड में एनर्जी स्टोर करने की, एनर्जी हासिल करने की, स्टोर करने की और एनर्जी रिलीज करने की सलाहियत होती है। और जो राइबोज पर मुश्तमिल होते हैं, डीऑक्सीराइबोज पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें जेनेटिक्स जो मालूमात होते हैं इसको ज़ख़ीरा करना, इसको ट्रांसफ़र करना, कोडिंग है वहाँ पर जो है इसकी अपनी क्या है, जिस तरह डीएनए की जो खसूसियात हैं वही इन न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, खसूसियात होती हैं। तो यहाँ पर जो एज ए एनर्जी करेंसी के तौर पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, ज़ख़ीरा कर सकता है, वो है ATP। इसके बाद ADP है, फिर AMP। तो ATP ये एक यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। ये सबसे ज्यादा हमारे जिस्म में क्या होती है, यही करेंसी, एनर्जी करेंसी इस्तेमाल होती है। और इसकी वजह यह है कि ये ATP में जो एनर्जी होती है वो आसानी के साथ दूसरे एनर्जी में तब्दील हो सकती है आसानी के साथ। एक ये है कि ये स्टेबल है एनर्जी, ये एनर्जी स्टेबल। बाकी ये सारे एटीपी सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये भी एटीपी के तौर पर, लेकिन इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, ये बास स्पेशल फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये आम करेंसी नहीं है, ये यूनिवर्सल करेंसियाँ नहीं है, ये स्पेशल मौक़ों पर मुख्तलिफ किस्म के जब लिपिड्स बनना होता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन तैयार करने होते हैं, तो वहाँ पर ये हर एक की अपनी क्या है, वहाँ पर स्पेशल जो काम है वहीं पर वो एनर्जी ये क्या होती है, इस्तेमाल होती है। तो एक इंसान का जो एक सेल होता है वो तकरीबन एक सेकंड में एक सेकंड है कि एक मिनट, इसमें तकरीबन 2 लाख तक एटीपी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये यही फर्क सिर्फ मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड का एक तरफ जो फंक्शन है वो एज आ एनर्जी करेंसी है और दूसरी तरफ क्या है, वो जेनेटिक्स मालूमात को क्या करना होता है। अगर ये डीऑक्सीराइबोज की शक्ल में हो तो फिर वो जेनेटिक्स मालूमात क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करना ये क्या है, इसका काम है। और जब प्रोटीन बनते हैं तो इसके लिए वहाँ पर एज अ कोडिंग क्या होते हैं, काम करते हैं। तो ये दोनों के दरमियान क्या है और इसका फंक्शन भी है। और जो भी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं वो राइबोज पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बतौर एनर्जी करेंसी के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर काम करते हैं। तो इसके साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। खुदा हाफिज।